मैं कमिंग सर। Yes, coming. गुड मॉर्निंग सर। Better. थैंक यू सर। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताएं। सर मैं जोबनेर जिले के जोबनेर से बिलोंग करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन जोबनेर से की। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से। यानी कि आपने 3 जगह स्कूलिंग आपने की अपने होम टाउन से एक तरह से, फिर आप वो दिल्ली पहुंच गए, कैपिटल ऑफ इंडिया, फिर वापस है जो आप राजस्थान आ गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ऐसा क्या कारण रहा? सर हमेशा से ही मेरी ये कोशिश थी कि मैं और नई चीजें सीखूं और ज्यादा एक्सपोजर मुझे मिले, इसलिए मैंने मेरी 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं डीयू से अपनी ग्रेजुएशन करूंगी। क्या सीखा आपने दिल्ली में? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डीयू है, वहाँ पर डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं। इससे कोऑर्डिनेशन की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप होती है। वहाँ मैंने अलग अलग सोसाइटीज में काम किया, जो कॉलेज में सोसाइटीज होती है, उसमें एक लीडरशिप स्किल भी डेवलप हुई। तो ये चीजें सर मैंने वहाँ रह के सीखी। तो ये लीडरशिप आपकी है वो इसमें काम आएगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है? जी सर, ये बेसिक क्वालिटी है एक आरएस ऑफिसर की। बेसिक क्वालिटी है। जी सर। क्या करना चाहेंगे आप आरएस यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले है वो किस चीज में है अपनी लीडरशिप दिखाएंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो जनता है उनके बीच में गैप को कम करने की कोशिश करूंगी, अलग अलग लेवल से, जैसे रात्रि चौपाल के माध्यम से या फिर सरप्राइज फील्ड विजिट से, ताकि मुझे उस एरिया के प्रॉब्लम्स पता चले, उसके बाद ही मैं उन पर काम कर सकूं। तो ये आपका सब्जेक्ट है वो आपका कोई हेल्पफुल रहेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में? जी सर। मैथ्स है वो? जी सर। कैसे? सर मैथ्स जो सब्जेक्ट है, इससे मुझे बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। जो डेटा मेरे पास इनपुट्स हैं उसका मैं बेहतर यूज करके डिसीजन मेकिंग कर सकती हूँ। इसके अलावा जो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मैं बेटर तरीके से कर सकती हूँ। मैथ्स के जो टूल्स है उनका यूज करके, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे यूज करेंगे आप इसको? सर लीनियर प्रोग्रामिंग में जनरली जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको ऑप्टिमाइज करने का होता है। इसमें अलग अलग कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं, जैसे हर जगह के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं वो हम पता लगा। यानी कि इसमें सिंप्लेक्स मेथड यदि अपनाएंगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग में तो काफी लंबा नहीं हो सकता है आपका वो? जी सर। डिसीजन जो है वो लेने में आपको काफी समय लग सकता है उसमें तो है वो? सर ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम का नेचर कैसा है। अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वायबल है। वो आजकल दिल्ली में है वो बड़ा मुद्दा छाया हुआ है। जी सर। उस मुद्दे से आप वो कैसे, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं दिल्ली के रूप में? वो सर अभी दिल्ली में मेनली पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अभी ग्रैब 4 भी वहाँ लागू किया गया है। और ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली एक तो जोग्राफिकल जो लोकेशन है दिल्ली की उसकी वजह से, क्योंकि जो दिल्ली है वो हिल्स के बीच में बसा हुआ है। इससे जो आसपास के जो स्टेट्स हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है और जो पोल्यूटेड एयर आती है वो भी वहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है। और इसके साथ जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, और वहाँ जो पब्लिक पर्सनल व्हीकल्स हैं उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। विमेन एम्पावरमेंट है वो किसे कहते हैं? सर विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम महिलाओं को अपने से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए केपेबल बनाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो। तो आप केपेबल हैं? सर जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं केपेबल हूँ, लेकिन अभी मैं फाइनेंशियली उतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ जितनी मुझे होना चाहिए। सोशल और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल नहीं है, सोशली इंडिपेंडेंट हैं आप, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं आप? जी सर। पॉलिटिकली एम्पावर्ड कैसे हैं आप बताइए? सर मेरे पास राइट टू वोट है, मैं जिसे चाहे उसे चूज कर सकती हूँ। तो ये मेरा पॉलिटिकल एक राइट है और पॉलिटिकली मैं इंडिपेंडेंट हूँ अपने। वो तो इंडिया में सबके पास है, के पास क्या यूनिक? क्यों?
आपने SIR करवाया? यस सर। क्या किया आपने? क्या 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 डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे SIR में? सर सबसे पहले तो एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया था BLO सर के द्वारा। उसके बाद सर जो पेरेंट्स हैं उनका सर्टिफिकेट लिया गया था, क्योंकि मेरा नाम जो 2002 का जो SIR रिकॉर्ड था उसमें नहीं था, तो वो फॉर्म। लेकिन उसके बाद में आपका वोटर ID में तो वोटर लिस्ट में तो आपका नाम आ गया होगा ना? यस सर। कब आया था आपका नाम? जो आपने पहले वोट दिया है ना पहले? जी सर। तो उसको भी है वो SIR, उसका SIR करवाना था आपका। सर तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही थी? आपने BLO से बात की होगी, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना है वो अखबारों में छाया हुआ है मुद्दा, क्या प्रॉब्लम आ रही थी BLO को? सर मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। आपको नहीं फेस करनी पड़ी, BLO को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सर एक तो वर्कलोड बहुत ज्यादा था और एक टाइम लिमिट जो है वो बहुत कम थी। उन्हें 1 महीने के अंदर सारे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और इसी के साथ जो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी आ रहे थे, उन्हें वो फॉर्म्स अपलोड भी करने थे, और उसके लिए उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी उस टाइम पे। पर बाद में सरकार ने इसके लिए डिसीजन पे लिए, उनके साथ और एम्प्लॉयज को काम दिया है, और जो टाइम लिमिट है उसे भी इंक्रीज किया गया रिसेंटली। ये जो अमेरिकी टैरिफ है, इसका जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी पे है, वो क्या इम्पैक्ट है? सर टैरिफ का जेम्स एंड ज्वेलरी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो थोड़े कम होंगे, बट इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, और वो दूसरी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, उनमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। तो अगर हम रिलेटिवली देखें तो इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, पर USA के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, जो US को पहले एक्सपोर्ट किया जाता था। ये जो विकसित भारत 2047 जी सर। का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नारा दे के चल रही है, इसके लिए है वो क्या क्या है, वो नए इन्होंने प्रोग्राम्स है वो चलाए हैं? सर अभी एक रिसेंटली विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सर वी राम जी जो था वो एक योजना है, वो विकसित भारत से रिलेटेड ही। अच्छा। इसके अलावा सर एक 2047 तक सर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का टारगेट लिया है। और कुछ लेबर कोड्स भी बनाए? जी सर। सर अभी रिसेंटली 4 लेबर कोड्स जो हैं वो आए थे। 29 जो लेबर लॉज थे उनको 4 कोड्स में कन्वर्ट किया गया है। बताएं कौन से 4 लेबर कोड्स? सर एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक जो इंडस्ट्रीज में उनकी जो हेल्थ सिक्योरिटी उससे रिलेटेड है। सर मैं 2 का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर सर मुझे प्रोविजंस पता है, उनमें मेनली जो चेंजेस हुए हैं। हाँ बताएं। सर एक तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। इसी के साथ जो महिलाएं हैं वो अपने कंसेंट के साथ नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं, और उन्हें मैटरनल रिलीफ भी देना पड़ेगा 45 डेज का। इसी के साथ उनके हेल्थ के लिए भी कुछ प्रोविजन है, उन्हें इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और जो 45+ जो एम्प्लॉय है उनके लिए हेल्थ टेस्ट से रिलेटेड भी प्रोविजंस है। गिग वर्कर्स का भी कुछ है वो? गिग वर्कर्स किसे कहते हैं? सर ऐसे वर्कर्स जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं। आप तो मुझे है वो कोई 4 स्कीम्स बताए वुमेन एम्पावरमेंट की, जिन्हें आप वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सर एक तो लाडू प्रोत्साहन क्यों आप इसको सबसे ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, लाडू प्रोत्साहन? सर ये जन्म से लेकर जब तक बच्ची की स्कूलिंग और हायर एजुकेशन नहीं होगी, ये तब तक उसके साथ रहेगी। 21 ईयर्स की एज के बाद ही उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कम्प्लीटली मिलेगा, तो वो इससे ये इंश्योर होगा कि उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हुई है, और सरकार की ये कोशिश है कि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बने इस योजना के साथ। और इसके साथ माँ वाउचर योजना है जो रिसेंटली अभी स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा सर इंदिरा गांधी मातृ वंदन योजना है, जिसमें जो प्रेग्नेंट विमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको न्यूट्रिशन और 6500 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। और एक और बताएं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा। कालीबाई भील है वो कौन थी? सर ये बांसवाड़ा से बिलोंग कर डूंगरपुर से बिलोंग करती थी, और इन्होंने इनके जो टीचर थे
उनके खिलाफ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे कि आप ये स्कूल बंद करो, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो मुझे एग्जैक्ट उसकी स्टोरी नहीं पता है। नहीं पता है। यूएनईए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जी सर। क्या है इसका, क्या बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है इसका? सर इसका बेसिक यूएनईए, ये सर ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करना है ग्लोबल लेवल पर और सभी कंट्री से कोऑर्डिनेशन के साथ काम। अभी रिसेंट इसकी मीटिंग है वो काम हुई है? सर इसकी मीटिंग बेलम ब्राजील में हुई थी, COP30। अभी रिसेंट जो है मीटिंग, सॉरी सर मैं इसके बारे में नैरोबी केन्या में हुई थी ये भी। और भारत का क्या प्रस्ताव था इसमें है वो? सॉरी सर मुझे इसके बारे में। फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है कुछ? जी सर। क्या है ये? सर फॉरेस्ट फायर जनरली ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से होती है, या फिर कुछ जो ट्रीज होती है उनकी ऐसी क्वालिटीज भी होती है कि वो फ्रिक्शन की वजह से भी उनमें आग की संभावना ज्यादा रहती है। इस संस्था में यही प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया था केन्या में। जो ये संस्था कब बनी थी? सॉरी सर मुझे इसके बारे में। एनवायरमेंट को लेकर तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना आपने? जी सर। क्या है क्लाइमेट चेंज? सर क्लाइमेट चेंज एक ऐसी प्रोसेस है जो मैनमेड या नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे समय पर बारिश ना होना या फिर ज्यादा बारिश होना या नेचुरल डिजास्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होना। ये एआई इंडेक्स है वो क्या है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ठीक है। आपने मैथ्स से एमएससी किया है, तो मैथमेटिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आप यूज करो? सर मैथ्स का सबसे पहले तो सर बेटर डिसीजन मेकिंग, डेटा का यूज करके बेटर डिसीजन मेकिंग करूंगी, डेटा को एनालाइज करके। सेकंड रिसोर्सेज के ऑप्टिमाइजेशन में। थर्ड रिस्क असेसमेंट में, जैसे कोई अगर मुझे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो उसमें मैं उसका रिस्क असेसमेंट करके और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मान लो आज आप टेस्ट लीव बन गए हो, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अभी अतिवृष्टि का वो हुआ था लास्ट टाइम, है ना, तो उसके लिए फिर आपको पटवारी और इनकी मदद जो है वो लेनी पड़ेगी। आप कैसे निकालोगे अकेले? सर डेफिनेटली सर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, बट अगर मुझे ये चीज आती होगी तो मैं इसमें और ज्यादा एक्सपर्टीज दे सकता हूँ। अच्छा, आयुष्मान आरोग्य योजना में अभी कुछ चेंजेस किए गए थे। सॉरी सर चेंजेस के बारे में। अच्छा ठीक है, मैं इस पर बात करते हैं। पाइथागोरस के बारे में क्या जानते हैं? सर पाइथागोरस जो थ्योरम है उसमें जनरली राइट एंगल ट्राइंगल होता है और उसमें जो हाइपोटेनस होता है वो बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। आप श्योर हैं? यस सर। राजस्थान से एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन हुए थे। जी सर। क्या? ब्रह्मगुप्त। उनकी बुक्स का क्या नाम? एक तो ब्रह्मस्पुत है और खंडन है। अच्छा, मैथ्स में ऐसा कहते हैं कि शॉर्टकट ज्यादा यूज लेते हैं, ट्रिक्स, है ना, ट्रिक्स का यूज करके जल्दी अपने उस निर्णय तक पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ व्यवहारिक जीवन में ये प्रचलित है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। तो क्या आप मानते हैं कि व्यवहारिक जीवन में भी अपने ट्रिक्स को लागू करना चाहिए? जी सर। सर एक शॉर्टकट अपनाना और एक स्मार्ट टेक्निक अपनाना उसमें डिफरेंस होता है। अगर हम चाहें तो रियल लाइफ में हम स्मार्ट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो शॉर्ट टेक्निक हो। और सर जैसे जो रिसर्च है या कुछ इस तरीके की चीज है उसमें हमें प्रॉपर उसका जो प्रोसेस है उसे ही फॉलो करना चाहिए, बट अगर हमें कुछ शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए तो हम उसमें स्मार्ट टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक होती है कैलकुलेटिव अप्रोच, एक होती है साइंटिफिक अप्रोच, दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके अंदर कौन सी? सॉरी सर आप क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? कैलकुलेटिव अप्रोच एक होती है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक। दोनों में क्या डिफरेंस है? आपके अंदर कौन सी है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, तीन चीजें होती है, एक तो एटीट्यूड, एक नॉलेज
और एक स्किल, हम्म तीनों में से आप किसको प्रायोरिटी दोगे और क्यों? सर एटीट्यूड को। क्यों? सर एटीट्यूड किसी भी चीज के बारे में या किसी भी थॉट के बारे में हमारा नजरिया होता है। हम्म, अगर ये पॉजिटिव रहा तो हम अल्टीमेटली पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, और जो भी हमारा गोल होगा या जो भी हम चाहते हैं अचीव करना, उसे हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एटीट्यूड में भी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जी सर। ठीक है, आप एसडीएम हो और आपके क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजनाएं वो चल रही है और आपके पास शिकायत आती है कि ये जो पाइपलाइंस वगैरह जो टैप वगैरह लगा रहे हैं वो फोटो मात्र के रूप में लगा के और अपना बजट उठा लेते हैं, ठीक है, और कुछ ग्रामीण आपके पास शिकायत लेके आते हैं और उस दौरान जो है आपकी क्या मॉडस ऑपरेंडी रहेगी? सर सबसे पहले तो मैं एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश करूंगी कि जो उन्होंने बात बोली है वो सच है या नहीं है। जो मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे उनके माध्यम से मैं ये काम करवाऊंगी। इसी के साथ और उन्हें वीडियोग्राफी और फोटो क्लिक करने के लिए बोलूंगी एविडेंस के तौर पे। और इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा ताकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं। ठीक है, क्या इसलिए उन पे एक्शन ले सकता है? जल जीवन मिशन तो भारत सरकार की है योजना है। सर ये जो रिपोर्ट होगी, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, उसकी रिपोर्ट को मैं मेरे जो हायर अथॉरिटी है उन तक पहुंचाऊंगी और जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके बारे में उन्हें बताऊंगी। तो राजस्थान में भी एक ऐसा बड़ा लेवल पे घोटाला चल रहा है जी, जिसकी जांच भी चल रही है। सर ये जल जीवन मिशन ही है। अच्छा, जी इसके लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी क्या होती है? सर ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। अच्छा, जो किसकी होती है? प्रशासकों की होती है, पुलिस की होती है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी दोनों की ये टीम होती है, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं। अच्छा, आपने अभी न्यू लेबर कोर्स की भी बात की, तो सरकार ने एक बहुत शानदार स्कीम पोर्टल का जो है वो जारी किया है। कौन सा पोर्टल जो है वो लेबर से संबंधित है? सर ई श्रम पोर्टल है जिसमें वो तो उसके लिए है, जॉब और इनके लिए है ना, तो लेबर से संबंधित है, लेबर की वेलफेयर, लेबर की कोई भी ग्रीवांस होगी उसको एड्रेस करना। सॉरी सर जिसके अच्छा, बारे में जानकारी। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अभी हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर के, जो कि आप डीयू से भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे भी चुनाव तो होते होंगे ना? जी सर। ना? तो राजस्थान में नहीं हो रहे। एक वर्ग ऐसा है जो ये लगातार डिमांड कर रहा है कि चुनाव होने चाहिए और हम जो है लोकतांत्रिक अधिकार जो हमारा है वो हम उससे वंचित रह रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में जो स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव है वो जरूरी है, लेकिन इसी के साथ हमें एक डेकोरम बनाने की भी जरूरत है। उनके लिए एक लॉज या फिर रूल्स की जरूरत है ताकि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का एक तो डेकोरम मेंटेन रहे। इसके लिए ऐसे जो पार्टिसिपेंट है जिनके खिलाफ पहले कंप्लेंट्स आ चुके हैं उन्हें वापस खड़े होने की, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्शन ना हो। इसी के साथ अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे अभी देखा जाता है कि बच्चे स्ट्राइक करते हैं या फिर उन्हें उनके जो एकेडमिक्स हैं वो डिस्टर्ब होती है, तो ऐसा ना हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जा सकते हैं। जी सर, अगर कुछ पॉजिटिव लॉज बनाए जाए तो हमें चुनाव करवाए जाने चाहिए। बट हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया कि नहीं, एकेडमिक ईयर्स में अभी चुनाव संभव नहीं। तो फिर हाईकोर्ट ने या तो ये आप वाली रीजनिंग लगाई नहीं होगी। सर उस समय कुछ इमीडिएट रीजंस रहे होंगे इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शंस होने चाहिए, बस उसके जो रूल्स हैं वो डिफाइंड होने चाहिए ताकि आगे कुछ ऐसी घटनाएं ना देखने को मिले। अच्छा, राजस्थान में अभी एक प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, क्या नाम है उसका? अरावली बचाओ अभियान। वेरी गुड। क्या चलाए जा रहे हैं? सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो 100 मीटर से ऊपर जो अरावली है वहाँ पे माइनिंग नहीं की जा सकती।
ठीक और जो अरावली रेंज है उसमें मैक्सिमम मतलब 90% से ज्यादा जो हिल्स हैं वो 100 मीटर से कम तो है। इससे तो अवैध माइनिंग बढ़ जाएगी, जी सर। है ना? तो सर फिर इससे अवैध माइनिंग के साथ साथ जोग्राफिकली भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो हिल्स होती है एक तो डेजर्टिफिकेशन को रोक रही है, इसके अलावा एक ये विंड बैरियर की तरह काम कर रही है। अगर ये नहीं रहेंगी तो पूरा जो राजस्थान है या जो नॉर्थ इंडिया ये डेजर्ट में कन्वर्ट होने की संभावना है इसकी। अच्छा, इसमें एक रेंज को लेकर के भी एक डिसीजन दिया था, जी सर। जो 100 मीटर वाला था, आप सही कह रहे जी सर। हैं। रेंज क्या? सर 2 या 2 से ज्यादा अरावली हिल्स जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर से अगर कम होगा तो वो अरावली रेंज का डिस्टेंस पार्ट। कहाँ से मेजरमेंट करेंगे उसकी? पिक वाले पॉइंट से करेंगे या सी लेवल से करेंगे? क्योंकि वो तो ऐसी होती है कहानी। सर जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहां से ही उसका हाइट। हाँ ये तो इसलिए लूपहोल छोड़ा है कि वो अपने तरीके से कर सकते हैं कि भाई किसको रेंज माना जाए कि नहीं माना जाए। यदि उनको लगता है कि यहाँ से मान रहे तो बीच वाले से उठा लेंगे, है ना? तो आप एसडीएम हो और आपको ऐसी शिकायत मिलती है कि डिसीजन आने के बाद में, सो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, और आपके क्षेत्र में अवैध माइनिंग चल रही है और अभी ये डिसीजन आने के बाद में और धीरे से चल रही है और आपके पास में शिकायत भी आ रही है, और जो माइनिंग जो कर रहा है वहां पे वो लोकल जो है राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, और आपके ऊपर मतलब फोन भी आता है पहले जब ज्वाइन करने आते हैं तो, कि यदि उस पे आप चले गए तो मैं आपके ट्रांसफर ऑर्डर जो है 24 आवर्स में आपके पास में हो जाएगी। तो बताएं आप ऐसी स्थिति में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? सर जब भी मेरे पास सूचना आई कि ऐसा कोई इलीगल माइनिंग का केस है तो सबसे पहले तो मैं जो मेरा लोकल स्टाफ है या सबऑर्डिनेट्स है उनकी हेल्प से वहाँ जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलूंगी, और इसके बाद वहां पर नजर रखने की कोशिश करूंगी। जो वहाँ के मुखबिर है उनसे इस चीज को कंफर्म करूंगी, और जो जहाँ भी ये माइनिंग हो रही है वहां पे मैं अपनी पूरी टीम के साथ जाऊंगी और ऐसे चीजों को बंद कराने की कोशिश करूंगी। आप बार बार कह रहे हैं सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, क्या सबऑर्डिनेट कहना सही है क्या? हाँ। क्या वो वास्तव में आपके सबऑर्डिनेट है तो आप ताना से डिक्टेटरशिप चला रहे हैं? सर ये हायरार्की के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसके हिसाब से मैंने बोला, बट मुझे टीम का हाँ, टीम शब्द का उपयोग ये करना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप भारतीय 12 महीनों के नाम। सर चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ। सर मुझे अच्छा, इतने अभी कौन सा चल रहा है? आज क्या तिथि है? ठीक है, आपने बताया कि जैसे ऑप्टिमाइजेशन के तरीके बताए, तो ये आप मैथमेटिक्स को ऐसे ऑप्टिमाइजेशन टूल्स में यूज कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से तरीके हैं अलग अलग? सर एक तो ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है जो कहाँ पे काम में लेते हैं उसको? ये जनरली लॉजिस्टिक्स में यूज होता है, जो लॉजिस्टिक में हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको मिनिमाइज करने के लिए। इसके अलावा सर सिंप्लेक्स मेथड होता है। सीपीएम का नाम सुना है? सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। पार्ट इन सीपीएम। मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैंने पढ़ा था ये। नहीं हो रहा। एक आपने रिस्क असेसमेंट का भी नाम लिया था, ये क्या होता है रिस्क असेसमेंट? मान लो आपको वेस्टर्न राजस्थान में जोधपुर में पोस्टिंग मिल जाती है, तो आप वहां पे क्या रिस्क असेसमेंट करेंगे? सर अगर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है या कोई प्रोजेक्ट हम लेकर आएंगे उससे किस किस प्रकार का रिस्क हो सकता है, मतलब उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं और किस लेवल तक हो सकता है। तो कौन सी टूल है रिस्क असेसमेंट की? जीआईएस, एमआईएस का नाम सुना है? सॉरी सर, सिलेबस में थी क्या? नहीं सर। नहीं थी। ठीक है, चलो ये बताओ, आप गांव में रहे, आपके गांव की 10 समस्याएं बताओ, हर समस्या का एक नंबर। सर एक तो नैरो रोड्स हैं और रोड्स भी पुअर क्वालिटी की हैं। इसके साथ साथ वाटर जो सप्लाई है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है या है नहीं?
सर इम्प्रॉपर है, वाटर सप्लाई है हमारे यहाँ पे। और सर जो वेस्ट कलेक्शन होता है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, वो कभी कभार जो वेस्ट कलेक्शन गाड़ी होती है वो आती है। और सर जगह जगह पे जो वेस्ट है वो कलेक्टेड है, और वहां पर सर कोई ओपन जिम या स्टेडियम जैसी कोई भी चीज नहीं है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ओपन जिम तो वैसे ही एक्टिव नहीं है, शहरों में भी ऐसे ही पड़ी। गांव में कहाँ जिम की जरूरत है, वो तो फिर खेलकूद के बड़े हो जाते। सर पर अभी जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बच्चे। चलो 3 समस्या हो गई, बाकी बताओ। सर अभी भी पुअर लिटरेसी है वहां पर। और हेल्थ सेक्टर में अगर बात करें तो जो वेमेन है अभी भी उन्हें एनीमिया और माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और सर चलो अभी इलेक्शन की बात हो रही थी, तो स्टूडेंट इलेक्शंस, अब पंचायती राज इलेक्शंस में क्या इश्यू है अभी? राजस्थान में क्या स्टेटस है इलेक्शंस का, पंचायती राज का? सर पंचायती राज इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शंस में डिले हुआ है क्योंकि पहले डीलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा था, कुछ नए वार्ड्स और ग्राम पंचायत का गठन हुआ, उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। ठीक है, इसमें एक शिक्षा की अनिवार्यता की भी सोचा जाता है कि भी शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं उनके लिए 10th तक की एजुकेशन कंपलसरी है, और जो सरपंच है उनके लिए 12th तक की एजुकेशन कंपलसरी की गई है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटर शिक्षित नहीं होगा तब तक वो जिन लोगों को संभाल रहा है, जिन लोगों की के लिए काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आपने तो कहा आपके गांव में जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी इलिटरेट है, आपने समस्या बताई ना। जी सर। तो इलिटरेसी है वहाँ पे, अशिक्षा ऑलरेडी ज्यादा है, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग तो जो उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए था, इलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले पाते, वो तो वंचित रह जाएंगे, तो उनके अधिकार हुआ क्या? सर लेकिन अगर हम इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म तक फिर यही क्राइटेरिया रहेगा। फिर तो एमएलए एमपी के लिए तो पीएचडी की क्वालिफिकेशन अनिवार्य करनी चाहिए। एमएलए एमपी के लिए तो नहीं है इस तरह की क्वालिफिकेशन, और ग्राम पंचायत लेवल की इस तरह की क्वालिफिकेशन क्या लागू की जानी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपलसरी की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो क्वालिफाइड हैं या जो एक्सपर्ट हैं इस चीज के लिए, तो उनके लिए भी कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि मिनिमम एजुकेशन उन्हें शॉर्ट टर्म में दी जा सके। जैसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम भी है हमारे पास, उस टाइप की प्रोविजंस और आने चाहिए। मतलब डिप्लोमा चला देना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे 3 महीने का डिप्लोमा करो फिर इलेक्शन में आ जाओ, क्या सही रहेगा? सर जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ठीक है, आपने एक अपनी क्वालिटी बताई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े तो आप एक लीडरशिप स्किल पे डेवलप हुई, ठीक, तो आप जब एज ए प्रशासनिक अधिकारी ज्वाइन करेंगे कहीं पे, तो आप कौन कौन से इनिशिएटिव लेंगे ताकि जो एक वंचित वर्ग है और जो महिलाएं हैं जो पिछड़ी हुई है, तो उनमें लीडरशिप की क्वालिटी मतलब डेवलप हो सके? सर जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी उस लेवल पर मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स का आयोजन करूंगी, जहाँ पर जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन है उन्हें अपने जो व्यूज हैं उन्हें कैसे आयोजन कैसे होंगे, प्रोग्राम्स किस टाइप से कर सकते हैं? सर जैसे अभी रात्रि चौपाल का पहले से आयोजन किया जाता है उस प्रकार, या फिर सिर्फ महिलाओं के लिए एक मैं सेमिनार या एक इस टाइप से आयोजन करूंगी, और उसमें जो आसपास के एरिया या उसी जगह से जो ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा कार्य ऑलरेडी कर रही हैं उन्हें बुलाऊंगी और उन्हें एक रोल मॉडल की तरह वहां पर लेकर आऊंगी। कोई राजस्थान में है क्या एग्जाम्पल ऐसे? जी सर। कौन से? सर एक हॉकी पंचायत के नाम से फेमस है श्रीमती नीरू यादव जी, और रूमा देवी जी हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर ली, ये इन्फिनिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये नंबर है क्या? नो सर। क्या है सर? इन्फिनिटी एक इतनी लार्ज नंबर जैसा है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसे हम तो नंबर है कि नहीं है?
आपने बोला लास्ट नंबर है, सर नंबर या कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे कैसे बोल रहे हैं? आप तो साइंटिफिक आदमी हो, ऐसे कोई गांव से थोड़ी जिसको गंवार बोलते हैं। सर नंबर्स के टर्म्स में से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे 1 2 3 और फिर इंफिनिटी लिख देते हैं लिखने के टर्म्स में, बट वो सिर्फ एक नंबर नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। व्हाट इज मॉडलिंग? मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, जी सर। क्या होता है? सर इसमें हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम वेरिएबल्स और इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे ये अलग अलग चीजों में यूज होता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को देखने में यूज होता है। इसके अलावा मॉडल्स अक्सर फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सर एक तो उसमें सारे जो भी एस्पेक्ट्स है उसे कवर नहीं किया जाता और कुछ कुछ चीजें हिडन भी होती हैं, जैसे अनएक्सपेक्टेड चीजें भी आ जाती है, उसकी वजह से भी ये फेल हो जाता है। और ये क्या ठीक है, जैसे मान लो आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपने कहा कि मैथमेटिक्स का प्रशासन में प्रयोग भी खूब कर सकते हो, तो जैसे हम 3 आदमी यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हमारे यहाँ घूंघट प्रथा चलती है और बाल विवाह भी चलती है, उसके लिए एक मॉडल बना होता है कि उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। बना सकते हो मॉडल अभी? सर मैं एल्गोरिदम और मॉडल समझते हो? यस सर। तो आप अपने वो बताओ कि क्या मॉडल होगा कि इसको समस्या को अपन सुलझा सके। सर सबसे पहले तो उसकी रीजंस क्या है, जैसे आपने बाल विवाह का बताया, तो उन रीजंस को कम से कम करने की कोशिश करूंगी। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन फॉर्म करूंगी रीजंस के बेसिस पे। और ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है? सर जो ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं फिजिक्स के, और क्वांटम फिजिक्स? सर जो क्वांटम फिजिक्स के मेथड्स हैं उन पे काम करती है, जो बड़े डेटाबेस के साथ काम करती है, रियल टाइम में। क्या होती है क्वांटम फिजिक्स? दोनों में क्या अंतर है? क्लासिकल वाली जो है वो बिट्स, उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो बिट्स होती है, और जो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसमें क्यूबिट्स का यूज करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग में हम फास्ट कंप्यूटिंग कर सकते हैं, एक बहुत बड़े डेटाबेस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है? सॉरी सर। रेडिएशन क्या होती है? सर ये कोई भी रे जो होती है वो या वेव जो होती है वो टकराकर वापस रिपीट। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है? सॉरी सर। कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है? सर ये हीट से रिलेटेड है। व्हाट इज हीट? सॉरी सर। सर हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और वर्क और एनर्जी में क्या अंतर है? सॉरी नहीं होता सर। अभी जो प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ, इसकी कुछ मुख्य जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे? सर एक तो इसके जो प्रवासी राजस्थान दिवस हुआ इसमें 8 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, जो राइजिंग राजस्थान में एमओयूज हुए थे, उसे धरातल पर लाया गया। ये तो पहले ही बात कर रही थी इस प्रवासी राजस्थान से इसका क्या संबंध था? ये तो पहले से बात कर रहे थे कि 8 लाख करोड़ के जो है हम धरातल पे ले आए। सर एक पोर्टल भी बनाया गया प्रवासी राजस्थानियों के लिए, जहां पर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या जो भी पोटेंशियल है उसे भी देख सकते हैं। और एक प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक पॉलिसी भी लाई गई है और उनके इन्वेस्टमेंट को और चीज बनाने के लिए। कितने सब्जेक्ट्स में बांटा था इस राजस्थानी प्रवासी राजस्थान समिट को? सर 7 सब्जेक्ट्स में। 7 थे या 8 थे? सर 7 ही थे। कौन कौन से थे? सर एक टूरिज्म था, एक रिन्यूएबल एनर्जी, एक प्रवासी राजस्थानी सबमिट करके ही था, और हेल्थ था, एजुकेशन था। सर ये मुझे याद 8 थे, आप देख लो। जी सर। ठीक है। और एआई का यूज हो रहा है आजकल, है वो सब डिसीजन मेकिंग्स में है वो। जी ठीक है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर इसने गवर्नेंस को और ज्यादा इजी किया है और फास्ट किया है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, जैसे इसमें डेटा के मिसयूज होने की संभावना है,
और जो डेटा है वो बायस होता है इसमें, तो ये भी एक मेजर इशू होता है। अभी हमने है वो कुछ एआई के आधार पर ही हमने है वो ये निकाला कि जो स्कीम्स जिनके लिए है उनके अलावा है वो बहुत ज्यादा लोग है वो उसका यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो एआई है वो हमारे लिए यूजफुल है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स है वो। जी सर, गवर्नेंस को डेफिनेटली कोई इजी करेगा, और जैसे हमने देखा भी था कि कुछ स्कीम्स में जो फेक बेनिफिशियरीज थे उनको हटाने में ये यूजफुल है, लेकिन इसकी अभी क्लियर रेगुलेशन नहीं है। इसके लिए रेगुलेशन, इसके अगर रेगुलेशन अच्छे से अगर हो सकेगी तो एआई हमारे लिए डेफिनेटली और अच्छे से काम हेल्प कर इस सकेगा। सारथी ऐप की भी चर्चा चली थी अभी काफी क्या है ये चर्चा में रहने का क्या कारण था इसमें? सर ये फोन्स में एक ऐप इंस्टॉल करने की बात की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। इसमें साइबर क्राइम्स को मिनिमाइज करने के लिए था एक तो ये, और जो IMEI नंबर है उसको ट्रेस करने के लिए था, और जो स्टोलन फोन्स जो मार्केट में बिकते हैं और गलत चीजों में यूज होते हैं उनको कम करने के लिए था। तो फिर इसका विरोध क्यों हुआ? सर क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ये बोला था कि ये प्री इंस्टॉल होकर आएगा फोन्स में, जो भी न्यू फोन्स होंगे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने ये क्लियर किया कि इसे बाद में अनस्टॉल भी किया जा सकेगा, और उनका ये कंसर्न था कि इससे हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसका मिसयूज भी हो सकता है, इसलिए इसको फिर वापस लेना पड़ा। सर अभी इसमें जो प्री इंस्टॉल वाले जो कंपल्सन था उसे हटा दिया गया है। ये सेंसस 2027 की चर्चा चल रही है, ये पहले की जो सेंसस है उससे अलग होगी। अलग क्या होगा इसमें? 2027 में जो जनगणना होगी वो ये कहा जा रहा है कि पहले जो जनगणना हुई थी उनसे डिफरेंट होगी। जी क्या होगा डिफरेंट इसमें? सर इसमें कास्ट सेंसस भी इंक्लूड किया जाएगा, जो 1931 में फर्स्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम हुआ था। फिर उसके तो डेटा है वो नहीं दिए गए थे कास्ट सेंसस के, क्या लॉजिक लिया गया था? सर इससे जो सेक्युलरिज्म है इंडिया का वो बिगड़ सकता है, या जो सोशल फैब्रिक है वो खराब हो सकता है सोसाइटी का, और इससे जो माइनॉरिटीज हैं या जो कम नंबर में पॉपुलेशन है उनके साथ भी गलत व्यवहार देखने को मिल सकता है, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो आप क्यों कर लिया ये डिसीजन? सर सरकार का ये ऑब्जेक्टिव है कि इसका उपयोग करके जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है सोसाइटी की उसको और इम्प्रूव किया जा सके, और उसके बेसिस पे और बेहतर डिसीजंस लिए जा सके। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। हाँ आओ समीक्षा, बैठ। क्या थक गई थी क्या? हैं? ऐसा लगा लास्ट तक है वो जाते जाते है वो एनर्जी लेवल है वो 40 मिनट 40 मिनट का इतना टाइम ड्यूरेशन का अभी तक दिया नहीं है, इसलिए शायद ऐसा फील हो रहा था। इस पिछला इंटरव्यू दिया था जी सर। RTSC में? जी सर। कितना आयुब सर कितने नंबर? 45। वो तो मैथ्स के ही है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा था मैथ्स का, कुछ भी नहीं पूछा। हाँ ये भी बहुत रैंडम चला था, मतलब कुछ भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट और हॉबी कुछ भी नहीं पूछा। IR वगैरह वैसे फिर क्या किस पे चला? क्लासिकल डांस पे पहुंच गए थे, जबकि मेरा डांस से कुछ रिलेशन ही नहीं था। बहुत देर तक उस पे। आपने क्या लिख रखी है हॉबी में? क्या लिख रखा है? ऑरिगेमी। क्या होता है ये? पेपर को फोल्ड कर कर अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। ये तो बच्चों का खेल है। नहीं सर, बच्चों का तो नहीं है। नहीं, बचपन की तो अच्छी तैयारी है कि आपकी है, जो थोड़ा सा है वो ऐसा कई बार है वो घबराहट दिखती है, तो सोचने लग जाते हैं बीच में। जैसे मैंने गांव की समस्याएं पूछी आपसे 10, तो गांव की समस्या आप गिना ही नहीं पाए, क्योंकि गांव में रहते ही नहीं हो। सही में ये रियलिटी है, क्योंकि मैं जैसे जोबनेर में रही हूँ, तो जोबनेर गांव तो नहीं है एकदम, गांव नहीं रहा बेटी, कस्बा है, नगर पालिका है वहाँ पे, तो
नहीं है वहाँ पे मेजर जो इश्यूज हैं। फिर भी जो पालिका के इश्यू हो गवर्नमेंट तो वही ये तो याद आए थे। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि मेरे को 10 आने चाहिए थे। ये चीजें तो ऐसी हैं कि आप जैसे आप रूरल बताओगे ना, अब जॉबनेट जयपुर रूरल में ही आता है, तो रूरल की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो ये चीजें तो पड़ा कि अभी भी है, वो अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी पानी की सुविधा नहीं है, और एजुकेशन की भी इतनी मात्रा में है वो सुविधा नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और सफाई है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये जो आधारभूत जो है ना फैसिलिटीज है, इनका सबका अभाव है। तो ये चीजें तो एक आपने जैसे वर्ड यूज किया ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्टिमाइजेशन के तो फिर आपने चलो एलपीपी का नाम तो आपने प्रोएक्टिवली बोल दिया, पर उसके अलावा भी जैसे सीपीएम है, पर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स हैं, ये तो मेरे को पता है। ट्रांसपोर्टेशन ही मतलब मेरे को अभी याद है, सीपीएम शायद मैंने नहीं पढ़ा मेरे को। और जब रिस्क असेसमेंट का नाम लेते हो तो जीआईएस, एमआईएस, इनके बारे में भी पढ़ो। क्यूनिंग थ्योरी भी है ना उसमें, कौन सी थी? क्यूनिंग थ्योरी नहीं? अच्छा नहीं है नहीं पढ़ा ये मैंने, अच्छा, पर फिर मैं पढ़ लूंगी इसको अगर मैं बोल रही हूँ। नहीं ऐसे कुछ नाम यदि आप ले रहे हो ना, आप ही तो बोल रहे हो अपने लिए तो ट्रैप हो वो तो खुद ही डालते हो ना, जी सर। तो उसी में जाएंगे फिर। तो क्या रिटर्न में अच्छे नहीं थे मार्क्स पिछली बार? रिटर्न में अच्छा नहीं था, बॉर्डर पे थे एकदम। कौन से रहेंगे? रैंक कौन सी? 1068। आपकी बार अच्छा हो जाएगा, आपके अच्छे पेपर हुए हैं? ठीक ठीक हुआ है सर, अभी वो इसी के साथ ही हुआ है ना, तब इंटरव्यू भी था ना। क्लास ये में तो सभी के साथ में अगस्त में था सर। जैसे मैथ्स के क्वेश्चन मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ही बेकार आंसर किया था मैंने, क्योंकि कोई मेरे से नहीं पूछता मैथ्स के क्वेश्चन इतने। नहीं इसका पूछ सकते हैं भाई, अभी ये जो बिस्सू जी है ये भी मैथ्स के ही है। कैसे सिंह जी का बोर्ड आएगा तो पूछेंगे ना, वो ये जो बिस्सू है ये भी मैथ्स के ही भी है। अयूब खान ने तो सुना है कि वो खान जी का तो नहीं छोड़ दिया उन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन, उसने मैथ्स वालों को मैथ्स के क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है। वो मैथ्स के क्वेश्चन तो फिर भी आप तैयारी तो करो। पर हो ये सकता वहाँ क्या पूछ ले, ये उनके हाथ में ये किसको पता है। तो इसलिए हमें है वो ये सोचकर ये डिसीजन नहीं लेना कि आजकल ये नहीं चल रहा है, वो आपसे ही शुरू हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। और वो जो साथ में मेंबर आते हैं वो तो अलग अलग आते हैं ना, तो उनका तो अलग से उनके बारे में तो कुछ भी नहीं पता ना उनको, अभी कौन कहाँ से आ रहा है। तो ये चीजें है ना, थोड़ा सा आप दो। और एक ये जो आप जो बार बार सबऑर्डिनेट, ये आप सबसे ज्यादा जो यूज कर रहे थे कि मैं मेरी सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट लूंगी, है जो प्रशासन में अभी तो सबऑर्डिनेट तो खुद ही शामिल होते हैं, जब ऐसे काम होते हैं तो उनको पता ही होता है क्या हो रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप है ना, टीम मेरी टीम है, मैं टीम वर्क से है वो काम करती है। सबसे पहला जो आपका ये होना चाहिए कि मैं टीम वर्क के रूप में है वो काम करूंगी। मेरे जो भी सहयोगी हैं वहाँ पे सभी को साथ लेकर वो काम। एक तरफ आप लीडरशिप बता रहे हो, दूसरी तरफ आप सबऑर्डिनेट बता रहे हो। हाँ सर मेरे को लग गया था वो मैंने गलत बोल दिया था, टीम वर्क ही बोलना चाहिए। तो आप एक तो राजस्थान का थोड़ा सा और देखिए आप, और अपना जो साइंस का सिलेबस है ना RS वाला, उसको थोड़ा अपने पे जाओ, एटलीस्ट जो फिजिक्स वाला ये इस पे भी चर्चा चल सकती है कि आपने MSc BSc ऑनर्स से किया आपने मैथ्स से, तो उसमें तो स्पेशलाइजेशन PG का कोर्स हो जाता है ऑनर्स में, फिर आपने है वो PG भी मैथ्स में किया, तो कहीं ये रिपीटेशन तो नहीं हुआ आपका? ये निश्चित रूप से रिपीटेशन है, क्योंकि जिन सब्जेक्ट को हमने UG ऑनर्स में पढ़ लिया PG में मैथ्स में वही चीज आती है। सब पर थोड़ा एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा तो होगा ही, अदरवाइज वो ऑनर्स इक्विवेलेंट PG है। ऑनर्स को नाम ही इसीलिए दिया गया है कि UG में ही है वो, उसको है वो PG का कोर्स कंप्लीट है वो करवा देते। तो फिर आपने वापस से जो मैथ्स लिया, इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि आपका है वो टीचिंग में है वो रुझान था, जो कि आपने वो उसके बाद में 2022 के बाद में आपने ट्राई नहीं की, नेट JRF वगैरह नहीं किया आपने, केवल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। सर ये मतलब ये क्वेश्चन तो आते ही है कि फिर आप उसी में चले जाते हैं। मास्टर भी की थी तो ये मास्टर भी की थी तो उसी में चले जाते हैं। वो फीलिंग होती है वहाँ पे बैठ के, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो अच्छा आंसर मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए, जैसे मैंने डिसाइड ही मास्टर्स में किया था कि मुझे RS करना है,
तो मैं उन्हें भी यही बोलूंगी, मैंने मास्टर्स में ही किया था। ईमानदारी वो- सबसे बढ़िया है तरीका। ईमानदारी से सब जो है वो है, हमको पता है। मनगढ़ंत कहानियां तो उनको सुननी नहीं है। क्योंकि वो फंसना फिर खुद ही हो जाएगा। अरे वो तो रोजाना बैठे हुए हैं, वो तो पता नहीं कितनी तरह की चीजें सुनते हैं रोजाना ही। चार वो भी तो ऑब्जर्व करते हैं ना कि ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सही जो आपके सच बताना जो आपके- सच ही बताना चाहिए। आपके सामने बैठे वो 4 मेंबर, 40 साल का एक्सपीरियंस प्रत्येक को, तो देख लो कितने साल का एक्सपीरियंस बैठा है। 250 साल का एक्सपीरियंस तो सीधा बैठा है। सिंपल चीज, कैलकुलेटेड अप्रोच। आप आपके चेहरे पे है वो पिछले साल की जो कम दिए मार्क्स, उसका इम्पैक्ट अभी भी है। पिछली बार अयूब खान सर के तो 45 नंबर अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी आपके चेहरे पे वो है, स्ट्रेस है, जबकि वो हटा देना, थोड़ी प्रैक्टिस करो तुम। वो हटाओ आप। जो एक तरह से जो स्माइलिंग फेस होना चाहिए था ना, वो नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो उससे उभर नहीं पाई अभी तक। प्रैक्टिस करो, पढ़ो। वो हिंदू महिला के नाम भी पूछे थे, बिल्कुल बेसिक चीजें आज की ठीक है। कलमों से ये देखो आप थोड़ा सा, वो समाधान पोर्टल था पे, आज न्यूज़पेपर में भी आया समाधान पोर्टल का जो है उनके लेबर की ग्रीवेंस एड्रेस। बाकी वो अवैध माइनिंग, बाकी और अच्छा है आपके जो है ना, आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ओरा जो है ना आपका, ओरा जो है वो वास्तव में सही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ स्ट्रेंथ है आपकी। एक तो एज भी काफी स्ट्रेंथ है कि 25 साल में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, ठीक है ना। आपकी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से ही है वो फिर एकेडमिक्स में है वो बात कर लेते हैं ना। अच्छी है, तैयारी और कर लो थोड़ी सी, अभी डेट भी नहीं आई है, और थोड़े से आप अपने आप को एनर्जेटिक है, वो बॉडी लैंग्वेज वो एनर्जेटिक नहीं लग रही है, आपकी नहीं लग रही है ना, आप भी मान रहे हो इस इंटरव्यू को सुनना, जो वर्ड आपने यूज किया ना उन पे सोचना कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किए थे, और यदि किया तो फिर उनके पीछे अपने पास बैकअप होना चाहिए। कि मैंने जैसे कुछ ऑप्टिमाइजेशन हुआ, कुछ आपकी लिटरेसी के नाम लिखे, फिर मैंने वहीं से क्रॉस क्वेश्चन मैंने जनरेट करे थे। वो समय को फील हो गया था, तो पूछ रहे थे ना कि आपने सब कुछ उसी में से ही पूछे, तो मैंने बोला है तो एक ड्रेस चेंज करना ये सब नहीं पहनना मेरे को। हाँ, ये तो आज यहाँ पे ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।